धर्म का त्राता हाय। यह ज्ञात होते ही कश्मीर की ओर आ रहे वहाँ के राजा राजपूत कुलोत्पन्न गुलाब सिंह ने उन अनाथ हुए और धर्म रक्षा के लिए मृत्यु से भी बच निकलने वाले हिंदू लोगों को अपने राज्य में प्रवेश करने से मना किया। इतना ही नहीं, अपितु इन हिंदुओं में से जो कोई जहाँ कहीं भी मिल जाए उसे वहीं काट डालने का कड़ा आदेश अपने लश्कर को देकर उसने अपना यह सुकृत्य अंग्रेजों के दरबार में बड़े गर्व से सूचित किया। अब या तो धर्मांतरण करना या फिर गुलामी स्वीकार करना या मृत्यु का आलिंगन करना, यही कुछ करना था उन्हें। इन तीनों में से उन हिंदू शूरों ने तीसरा रास्ता अपनाया। अंग्रेजों ने कदम कदम पर निष्ठुरता से इतने कत्ल किए कि मैदानों में स्थित वध स्तंभ निरपराध हिंदू रक्त से भीगकर सड़ने लगे। फिर भी अंग्रेजों को उस रक्तपात से घृणा नहीं हुई। वध स्तंभ, स्थायी वध स्तंभ, जब रात दिन काम करते वधिक थक गए तब तोपों के मुंह खोले गए और जिस 55वीं रेजिमेंट ने अंग्रेजों की रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई थी, उसका हर सिपाही तोप से उड़ा दिया गया। 1000 हिंदू चुटकी बजाते गारद कर दिए गए। परंतु उस अंतिम समय में भी उन हिंदू वीरों ने अपना वीरत्व नहीं त्यागा, क्योंकि फांसी या तोप के प्रश्न के उत्तर में वे अटल होकर उत्तर देते, कुत्ते फांसी पर नहीं मरेंगे, हमें तो तोप से उड़ाया जाना ही इष्ट है। घोर जंगली आदमी से लज्जित हो जाए, ऐसी क्रूरता से उपर्युक्त शूरवीरों को काट डालने के लिए अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं, यह दंड क्रूरतम था, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु उस समय की क्रूरता ही सर्वकालीन भूत दया है। भूत दया के लिए ही वह क्रूरता करना इष्ट था। अंग्रेजी इतिहासकारों को तुम अपने ये बोल ध्यान में रखना। अच्छा, घड़ी भर की क्रूरता में सदैव के लिए मानवता का मंगल निहित था। इस वाक्य का जो अर्थ तुम अभी कर रहे हो, वैसा ही वह तुम्हें क्या और थोड़ी देर बाद भी स्मरण रहेगा। सर्वकालिक भूत दया के लिए यह तत्कालिक क्रूरता कर रहे हो, वह ठीक है, पर उधर कानपुर में हिंदुओं का नाना साहब बैठा हुआ है, यह भी थोड़ा ध्यान में रखना। यहाँ एक बात और कहनी चाहिए कि क्रांतिकारियों द्वारा की गई मारकाट का वर्णन जो अंग्रेजी इतिहास का कमाल की नाटकीयता से करते हैं, वे ही अंग्रेजों द्वारा किए गए अक्षम्य एवं अमानुषिक अत्याचारों को जानबूझकर छिपाने का प्रयास करने लगते हैं। विद्वेष ने उन्हें कैसी कैसी यातनाएं दी होंगी, यह केवल ईश्वर को ही ज्ञात होगा, क्योंकि उन भयानक कहानियों को इतिहास से पोंछ डालने के लिए अंग्रेजी इतिहासकारों ने उसका कोई संकेत भी अब रहने नहीं दिया। स्वयं के जो प्रमुख अंग्रेज लेखक हैं कहते हैं, यद्यपि मेरे सामने अंग्रेजों द्वारा की गई भयंकर क्रूरतापूर्ण यातनाओं के वर्णन के ढेर सारे पत्र पड़े हैं, फिर भी यह विषय फिर से विश्व के सामने ना आ पाए, इसीलिए मैं उस हेतु एक अक्षर भी नहीं लिखता। ये हैं इतिहासकार। उन लोगों ने 55वीं रेजिमेंट के धर्मनिष्ठ सिपाहियों के मुंह में मरने के पहले गाय का मांस ठूसा और उन्हें तोप से उड़ाया होगा, इसमें शंका की गुंजाइश कहाँ। पेशावर की ओर ऐसी अमानवीय घटनाएं हो रही थी और उधर जालंधर की ओर एक विद्रोह की आग चेत रही थी। पंजाब में जॉन लॉरेंस नेटिव सिपाहियों को लगातार सपाटे से निशस्त्र करता जा रहा था और उसी सपाटे में अब तक जालंधर और फिल्लौर भी पड़ जाने वाला था। परंतु फिल्लौर के नेटिव सिपाहियों ने जो आत्मसंयम और घटना चतुराई दिखाया, वह वास्तव में बड़ी चालाकी का था। पंजाब में सारे नेटिव सिपाहियों की जैसी एकदम उठने की तैयारी हुई थी, वैसे ही जालंधर दोआब में भी नेटिव सिपाहियों की थी। दिल्ली जीतते समय उस लड़ाई में घायल पड़े एक देशभक्त हवलदार ने स्पष्ट कहा, और सरकारी रिपोर्ट में यही मान्य है कि सारे जालंधर दोआब भर में एकाएक विद्रोह करने का पक्का निर्णय हो चुका था। जालंधर की सेना ने एक टुकड़ी होशियारपुर भेजी और यह संदेश भी कि वहां 33वीं पैदल रेजिमेंट विद्रोह करे और वह ना हो सके तो 33वीं पैदल रेजिमेंट वहीं रहे। उसी तरह वे रहे भी।
बाद में उन सब लोगों के फिल्लौर की ओर जाते ही फिल्लौर की 3री रेजिमेंट विद्रोह करे और फिर सब मिलकर दिल्ली की ओर चले। अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही योजनाएं चल रही थी, परंतु उस पर कार्यवाही का समय आने के पहले ही सब बात फूटने से अंग्रेज सावधान हो जाते। हाँ, फिल्लौर की रेजिमेंट ने अंत तक आश्चर्यजनक गोपनीयता बनाए रखी। दिल्ली के लिए जब सिजेट्रिन ले जाई गई, उस समय उसके टुकड़े कर देना उनके हाथ में ना था, परंतु इससे सारी योजना ही ना फूट जाए, इसीलिए उस रेजिमेंट ने अंत तक ऊपरी शांति बनाए रखकर कमाल किया। आखिर में 9 जून को जालंधर की ओर पक्की सूचना दी गई। क्वींस रेजिमेंट के कर्नल के बंगले को आग लगाई गई। यह संकेत होते ही आधी रात का जालंधर के सिपाहियों का विद्रोह इतना अचूक और तेजी से हुआ कि उनकी कर्कश रणध्वनि होते ही अंग्रेजों का साहस टूट गया। अंग्रेज महिला, बच्चे, पुरुष अपनी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगे, परंतु जालंधर के सिपाहियों को अभी फिरंगियों को काटने के लिए समय ही नहीं था। उधर दिल्ली में स्वतंत्रता के निशान पर अंग्रेजी तोपें निशाना साधे हुए थी, इसीलिए हर एक का मन उधर दौड़ में था। अर्टजंडर बादशाह व्यर्थ में बीच में आ रहा था, इसीलिए एक घुड़सवार ने दौड़कर उसे गोली मारकर समाप्त किया, परंतु जालंधर के सिपाही हमारे पूर्ण विश्वास के हैं, इसीलिए उन्हें निशस्त्र ना करें, ऐसा वहां के अंग्रेजी अधिकारियों ने अंत तक सरकार को सूचित किया हुआ था और उनका सचमुच उन सिपाहियों पर विश्वास था। इस कारण भी सिपाहियों ने उन पर आक्रमण नहीं किया। इतना ही नहीं, अपितु जालंधर छोड़ते समय भी उन्होंने उनके हाथ में आए अधिकारियों को जीवन दान दिया। जालंधर के सैनिकों ने अपनी योजना को कितना गुप्त रखा था, उस गुप्तता के झांसे में आकर ही जिन व्यक्तियों ने उन पर विश्वास किया था, उनके उस विश्वास के फलस्वरूप ही उन्हें जीवन दान देने की उदारता सिपाहियों ने दिखाई और उन व्यक्तियों के संबंधित राष्ट्रकार में बाधा न बनने देकर यद्यपि अपनी रेजिमेंट पर सरकार खुश थी, तब भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के युद्ध का शंखनाद होते ही उस उदात्त कर्तव्य पर उन्होंने कैसा आत्मसमर्पण किया, यह पूर्ववक्त वर्णन से स्पष्ट दृष्टिगत होता है। उस आधी रात का विद्रोह शुरू करने के पहले ही समाचार फिल्लौर के देशवीरों को बताने के लिए एक घुड़सवार दौड़ता गया। जालंधर से स्वतंत्रता के इस दूत के आते ही फिल्लौर के सैनिकों ने विद्रोह किया। अब केवल जालंधर के लोगों के फिल्लौर पहुंचने भर की देरी थी, पर अंग्रेजों के तोपखाने और घुड़सवारों को अनदेखा कर जालंधर से फिल्लौर आना कोई सरल काम नहीं था, परंतु अंग्रेजों में इतना गड़बड़ घोटाला फैला था और विद्रोहियों का नक्शा इतना सही था कि जालंधर के सारे सिपाही अपना अनुशासन बनाए हुए फिल्लौर पहुंच गए। अपने इन हजारों स्वदेश बंधुओं को अपनी ओर आते देखकर फिल्लौर पहुंच गए। अपने इन हजारों स्वदेश बंधुओं को अपनी ओर आते देखकर फिल्लौर पहुंच गए। अपने इन हजारों स्वदेश बंधुओं को अपनी ओर आते देखकर फिल्लौर के सिपाही प्रेम से उमड़ पड़े तथा अपनी लाइनें छोड़ भागकर आलिंगनबद्ध हुए और वह विशाल सेना स्वदेशी जमादारों सूबेदारों की आज्ञा में दिल्ली की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक नदी थी और उसके पर लुधियाना शहर था, जो उन देशवीरों की चरण धूलि की बाट जो रहा था। लुधियाना शहर में उस दिन प्रातः ही अंग्रेज अधिकारियों के पास जालंधर विद्रोह का तार आ गया था, पर वह जब तक मिले तब तक उस शहर के सिपाहियों को कब्जे में रखने की सारी आशा नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि यह तार आने के पहले ही अपने भाइयों के जालंधर छोड़कर निकल पड़ने का समाचार उन्हें मिल गया था। लुधियाना के अंग्रेज अधिकारियों ने फिल्लौर से आ रही सेना को दोनों शहरों के मध्य स्थित सतलुज नदी पर रोकने का निश्चय किया। उस नदी का नावोलवा पुल तोड़कर यूरोपियन सिख और नाभा द्वारा सहायता के लिए भेजा लश्कर ये सब नदी किनारे की सुरक्षा करने लगे। क्रांतिकारियों को जब पुल तोड़े जाने का समाचार मिला तो वे वहां से 4 मील दूर जाकर नदी के पर उतरने लगे। उनकी कुछ सेना नावों द्वारा उस पार हो गई थी, कुछ हो रही थी और कुछ किनारे पर ही खड़ी थी। यह अवसर उचित व अनुकूल समझकर अंग्रेजों और सिखों ने उन पर तोपखाने से हमला शुरू कर दिया। यह समय रात के 10 बजे का था।
इसीलिए अंग्रेजों की सेना निकट ही थी। इस बात का क्रांतिकारियों को अनुमान नहीं लग रहा था। उनकी तोपें भी अभी नदी पर नहीं हुई थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में फंसे उन क्रांतिकारियों पर तोपखाने के साथ अंग्रेज और सिख अचानक आ टूट पड़े थे। परंतु उनके हमले का पहला जोर समाप्त होते ही सिपाहियों ने तनिक भी पीछे ना हटते हुए उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। अंग्रेजी तोपें और सिखों की मार के सामने नदी उतरते हुए बिखरे हुए सैनिक अडिग होकर लड़ रहे थे। इतने में अंग्रेज सेनापति विलियम के सीने में एक सिपाही की सनसनाती हुई गोली आ धंसी और वह मरणासन हो गिर पड़ा। तभी उस भयंकर रणभूमि में आधी रात का अंधियारा दूर करने का और स्वतंत्रता भक्तों के संतप्त सिरों पर शीतल चंद्रिका की वर्षा करने हेतु राजनीनाथ का आकाश में उदय हो गया था। इस चंद्र प्रकाश से क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की सारी व्यूह रचना समझ में आ गई और वे अपना स्थान छोड़कर अंग्रेजों पूरी शक्ति से टूट पड़े। इस अद्भुत आक्रमण के सामने अंग्रेजी सेना, सिख और अन्य राज्य निष्ठा अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। अपनी इस आधी रात की विजय और जल्दी ही उदित उषा काल की सुंदर प्रभा से और अधिक खिली वीर श्री से वे सारे क्रांतिकारी सैनिक दूसरे दिन दोपहर के लगभग लुधियाना शहर में घुसने लगे। लुधियाना में एक मौलवी अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर स्वराज्य संस्थापना करने के लिए लगातार उपदेश करता घूमता रहता था। उस मौलवी के प्रचार से लुधियाना शहर पंजाब में क्रांतिकारियों का एक सशक्त केंद्र बन गया था। गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए अंतिम चोट करने का समय आ गया है। ऐसी सूचना मिलते ही वह सारा शहर दीन की गर्जना करता उठ खड़ा हुआ। सरकारी भंडार लूटे गए, यूरोपियन चर्च, यूरोपियन के घर, अंग्रेजी अखबारों के छापाखाने, ऐसी सारे स्थान जलाकर खाक कर दिए गए। और जब सिपाही अंदर घुसने लगे तो उन्हें साथ लेकर यूरोपियनों के प्रमुख स्थानों और विशेष रूप से सरकार के आगे दुम हिलाने वाले सारे नेटिव कुत्ते खोज निकालने के लिए नागरिकों में स्पर्धा शुरू हो गई। कारावास तोड़े गए। जो कुछ भी सरकारी था या जो कुछ अंग्रेजों का था वह अग्नि की भेंट ना चढ़ पाया तो चूर चूर कर दिया गया और इस तरह लुधियाना शहर विद्रोह की आग में जलने लगा। विद्रोहियों का दिल्ली जाना आवश्यक था, जबकि लुधियाना के किले पर रहकर पंजाब का यह नाका पकड़े रहना भी अति आवश्यक था। यदि दिल्ली की भांति लुधियाना भी विद्रोह का केंद्र हो जाता तो उससे अंग्रेजी सत्ता को जोरदार धक्का लगा होता। हालांकि विद्रोही यह समझते नहीं थे। सिपाही ना उनका कोई सेनापति था, ना ही कोई नेता। उनके पास यात्रा हेतु आवश्यक सामग्री भी नहीं थी। ऐसे समय में वहां कोई नाना साहब, खान बहादुर या मौलवी अहमद शाह होता तो उसने लुधियाना को कभी ना छोड़ा होता। परंतु उन सब के ना होने के कारण उन्हें दिल्ली की ओर जाने के सिवाय दूसरा मार्ग ही नहीं था और इसीलिए स्वराज्य या गुलामी, इसका अंतिम निर्णय अब दिल्ली की प्राचीर पर ही होगा। ऐसी गर्जना करते हुए वे दिल्ली की ओर दिन दहाड़े गाते बजाते जा रहे थे। फिर भी उनका पीछा करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। मेरठ के विद्रोह के कोई 3 हफ्ते बाद तक क्रांतिकारियों को जो शांति बनाए रखना अनिवार्य हो गया था, उस शांति का लाभ अंग्रेजों ने पंजाब में पूरी तरह उठाया। पंजाब में यूरोपियन सेना अधिक होने के कारण वहां के नेटिव रेजिमेंटों को या तो निशस्त्र करना या असमय और अपरिपक्व अवस्था में विद्रोह करने को बाध्य करने उनका सहज नाश करना बहुत ही सुलभ हो गया। राज्य क्रांति के पक्ष से सिख रियासतदार और अन्य सिख लोग मिलकर अपने से ही मिल रहे हैं, यह देखकर ही वे सरहद से सतलज तक पंजाब में जितने ही हिंदुस्तानी थे उन्हें वहां से भगाकर पंजाब में विद्रोह का बीज समाप्त कर सके। इस समय लश्कर में ही नहीं अपितु गांवों और शहरों में आराम से रह रहे हजारों हिंदुस्तानी लोग पंजाब से अंग्रेजों की इच्छा के कारण सीमा पार कराए गए और उस तरह पंजाब हाथ में आते ही वहां की यूरोपियन सेनाओं को दिल्ली की ओर तीव्रता से भेजा जाने लगा। पंजाब के अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में रहने का 2 मुख्य कारण थे। एक तो यह कि सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इन लोगों ने उस समय केवल चुप्पी ही साध ली होती तो अंग्रेजों के हाथों में पंजाब एक दिन भी नहीं रह पाता।
इन सिख लोगों को क्रांतिकारियों ने अपनी ओर करने के लिए प्रयास नहीं किए, ऐसा भी नहीं था। दिल्ली के स्वतंत्र होते ही बादशाह के एक ईमानदार सेवक ने उन्हें पंजाब के सारे समाचार सूचित करने के लिए एक लंबा, विस्तृत एवं बहुत ही मर्मिक पत्र लिखा था। उसमें वह ईमानदार पत्र लेखक तजुद्दीन लिखता है, पंजाब के सारे सिख सरदार कायर, डरपोक और हिंदुस्तानी लोगों का साथ ना देकर फिरंगियों के कुत्ते बने हुए हैं। मैं स्वयं उनसे मिला, उनसे संवाद किया और उनको जी जान से कहा कि फिरंगियों से मिलकर जो तुम देशद्रोह कर रहे हो वह किस लिए? स्वराज्य में तुम्हारा लाभ नहीं है, फिर अपने इस लाभ के लिए ही तुम्हें बादशाह से मिलना चाहिए। इस पर वे मेरे सामने कहते हैं, देखिए हमसे अफसर की प्रतीक्षा में है। दिल्ली के बादशाह का आदेश लेकर घुड़सवार सिख राजाओं के पास आए, तब उन्होंने उन्हें मरवा दिया। पंजाब पर नियंत्रण रखना अंग्रेजों को सुलभ हुआ। उसका यह पहला और विशेष कारण है। सिखों के इस विरोध की परवाह ना कर पंजाब से अंग्रेजों को भगाना किसी तरह भी संभव नहीं, ऐसा नहीं था। अंग्रेज जिस विलक्षण ढीलेपन से मई माह तक रहते थे, उस ढीलेपन का लाभ उठाकर पूर्व संकल्प के अनुसार सब और एक साथ विद्रोह हुआ होता तो सिखों पर भी क्रांतिकारियों का आतंक छाने से कम उनमें फूट तो निश्चित ही पड़ जाती। विशेषकर पंजाब के नेटिव सिपाहियों को एक एक कर पकड़कर अंग्रेज जिस तरह उन्हें नरम कर सके वैसा बिल्कुल नहीं हो पाता। पंजाब में स्वराज्य की इच्छा नहीं थी। थानेश्वर के ब्राह्मण, लुधियाने के मौलवी, फिरोजपुर के दुकानदार और पेशावर के मुसलमान सभी स्वराज्य और स्वधर्म के लिए जंगी जिहाद करो, ऐसा उपदेश देते हुए घूम रहे थे। उपर्युक्त पत्र लेखक भी लिखता है, बादशाह के दरबार से यदि कोई सरदार सेना के साथ इधर भेजा जाए तो पंजाब चुटकी बजाते ही स्वतंत्र हो जाएगा। सारी हिंदुस्तानी सेना विद्रोह कर उनके झंडे के नीचे आ जाती और सिखों का भागना मुश्किल हो जाता। मेरा ऐसा विश्वास है कि सारे हिंदू और मुसलमान आपके भाग्यशाली सिंहासन का प्रेम मुजरा करेगा, और यह भी कि जून माह में ही विद्रोह करना इष्ट है, क्योंकि अंग्रेज सोल्जरों को धूप की गर्मी में लड़ना बहुत कठिन होता है। वे लड़ने के पहले ही चटाचट मरने लगते हैं। इसीलिए पत्र देखते ही आप कोई सरदार पंजाब में भेजें। पंजाब के लोकमत का झुकाव दिल्ली की ओर होते हुए भी वह दिल्ली का लाभ नहीं ले सका। इसका कारण यह था कि दिल्ली में विद्रोह हो जाने के बाद 3 सप्ताह तक क्रांति की लहर का ठहरी रहना अपरिहार्य हो गया था। यही विद्रोह यदि पहले से निश्चित संकेतों के अनुसार 1 सप्ताह में होता तो अंग्रेज कहीं भी हलचल नहीं कर सकते। पंजाब में अकेली एक और अनाथ सेनाएं निशस्त्र नहीं की जा सकती। क्रांति की लहर निरंतर उबलने से सिखों जैसे अनिश्चित विचार के लोग भी उसमें बह सकते थे, और प्रारंभ में ही विजय प्राप्त हो जाने पर जिनके मन क्रांति की ओर झुके हुए थे पर क्रांति में सम्मिलित होने से डरते थे, उन्हें भी जोश आ जाता। सारांश यह है कि सिख लोगों के देशद्रोह के कारण और अधपकी स्थिति में अंग्रेजों ने इन 3 सप्ताहों में चारों ओर यथासंभव बंदोबस्त करके कलकत्ता से इलाहाबाद तक यूरोपियन सेनाओं का निरंतर प्रवाह चालू रखा था। बम्बई, मद्रास, राजपुताना और सिंध प्रांत में विद्रोह से सहानुभूति रखने वाला कोई है या नहीं, इसकी बारीकी से जांच कर उनको पंजाब की भांति ही समय रहते पूरी तरह नष्ट कर डालने के प्रयास आरंभ हो गए थे। और इस अग्रिम सूचना के लिए ईश्वर का आभार मानते हुए अब देशद्रोह की ज्वालाएं स्थान स्थान पर समाप्त कर दी गई हैं। यह विश्वास भी उन्हें होने लगा था। इन 3 हफ्तों में अंग्रेजों की कार्यवाहियों के चलते क्रांति पक्ष की ओर से इक्का दुक्का विद्रोह को छोड़कर सब ओर यथासंभव गोपनीयता रखी गई थी। 30 मई तक दोनों पक्षों की ऐसी स्थिति थी। यह स्थिति मई की 30 तारीख के बाद किस तरह पलट गई, अंग्रेजों के मन में उत्पन्न होता विश्वास कैसे चकनाचूर हुआ और 3 हफ्तों में हुई हानि की परवाह ना करते हुए क्रांति की ज्वालाएं कैसी एकाएक भड़क उठी, यह देखना आवश्यक है। राज्य क्रांतियां किसी सूत्रबद्ध नियम से नहीं चलती। राज्य क्रांति कोई घड़ी की तरह टिक टिक चलने वाला यंत्र नहीं है। राज्य क्रांति स्वैर संचार प्रिय होती है। उन पर सिद्धांतों का बंध नहीं रह सकता, बाकी फूट कर नियम और उनके अपूर्व धक्के से गिर जाते हैं।
राज्य क्रांति का एक नियम है और वह यह है कि उसकी पकड़ बनी रहनी चाहिए। मध्यांतर में चाहे नई और अकल्पित परिस्थितियां उत्पन्न हो, परंतु उनके कारण रुके बिना उन्हें एक तरफ करके हुए आगे बढ़ना होगा। राज्य क्रांति एक विचित्र पक्षी है जो बहुत दिनों बाद पिंजरे से बाहर निकलने पर गंतव्य को जाने के पहले आकाश में देर तक उड़ान भरता है। जिसे उस गरुड़ जैसे पक्षी पर बैठकर इच्छित स्थान को पहुंचना हो, वह उसकी पीठ पर अटल आसन लगाए। उड़ान भरकर उसकी मस्ती ठंडी हो जाने के बाद तक जो उसकी पीठ पर जमकर बैठा है, उसी के पूरे नियंत्रण में वह आ जाता है। मेरठ के लोगों ने इस राज्य क्रांति के पंछी को पिंजरे से कुछ पहले ही उड़ा दिया था। फिर भी उससे ना घबराए श्रीमंत नाना साहेब, लखनऊ के मौलवी, झांसी की बिजली छबीली आदि धुरंधर उस्तादों ने उस पक्षी की कैसी पकड़ की, वह सब हे इतिहास अब तू हमें बता। उस गरुड़ पक्षी को पकड़े रखने की दृढ़ता हिंद भूमि के सब हाथों में ना होने के कारण वह गरुड़ आकाश में कैसे उड़ गया, हे इतिहास यह तू हमें बता। तू हमारे साथ पहले वर्ग की स्तुति गीत गा और दूसरे वर्ग के लिए हमारे साथ साथ आक्रोश करने लगा। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे अलीगढ़ और नसीराबाद के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।